नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ज्ञान मापनी स्कॉलर्स पे। और पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि व्यंजन के कितने भेद होते, व्यंजन विषय पर हमने चर्चा की थी। और अंतिम विषय बिंदु हमने यह कहकर आपको छोड़ा था कि व्यंजन का ही अभी आधा भाग हमने क्या कर रखा है, बचा के रखा है, जो कि अगली कक्षा में आपको देने आएंगे। तो व्यंजन का पार्ट 2 यानी भाग 2 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत? इसमें हम यह चर्चा करने वाले हैं कि व्यंजन के उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, अब ये उच्चारण प्रयत्न क्या होता है पहले वह समझ लीजिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब हिंदी बोलता है तो वह शुद्ध उच्चारण नहीं करता, वह अपने किसी न किसी मुख अवयव के द्वारा प्रयास करता है कि वह शुद्धता पूर्वक बोल सके। उस प्रयास में जितने अवयवों का पालन होता है और जो अवयव प्रयोग में आते हैं उनको हम कहते हैं उच्चारण प्रयत्न। उसी को क्या कहा जाता है? उच्चारण प्रयत्न कहा जाता है। पहली बात। दूसरी चीज कि उच्चारण प्रयत्न एक और बात होती है कि इसमें मुख के जो अन्य अवयव प्रयोग में आते हैं उच्चारण स्थान के अलावा, जैसे कि मान लीजिए आप दंत्य वर्णों का प्रयोग, दंत्य वर्ण कहां से बोलते हैं? दांत से बोलते हैं, लेकिन उनके प्रयोग में, उनके उच्चारण में, उनको बोलने के लिए केवल दांत का प्रयोग तो होता नहीं है, कहीं और से भी तो कुछ प्रयोग होता है। हवा बाहर निकलती है, कैसे निकलती है, कितनी संकुचित होकर निकलती है, कि बिल्कुल ही असंकुचित रूप से निकलती है, कि निकलती ही नहीं है। इन तत्वों पर भी ध्यान देना जरूरी है, तभी किसी भी भाषा के शब्दों का, किसी भी भाषा के अक्षरों का तभी क्या हो सकता है, पूर्ण रूप से उच्चारण किया जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं उच्चारण प्रयत्न। ठीक है, तो चलिए उसी के आधार पर हम आज डिस्कस करेंगे और एक एक करके समझेंगे कि कितने व्यंजन के और कितने भाग हैं और कौन कौन से वो व्यंजन हैं जो कि उनके अंतर्गत आते हैं। इसमें हम अल्प प्राण भी समझेंगे जो कि प्राणत्व के आधार पे बोला जाता है। हम इसमें घोषत्व के आधार पे भी समझेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ये सारी पद्धतियां पढ़ते हुए मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक भी दूंगा अंतिम में, जो कि आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि इन चीजों को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, जब ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे तब आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और लेकिन अगर प्रैक्टिस छूट गई तो आप समझो कि भूल जाओगे। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि क, मैं पूरा जब समाप्त कर लूंगा तो आपसे अगर पूछा जाए कि क जो होगा, क क्या क्या, इसके क्या क्या लक्षण है, क अक्षर के क्या क्या लक्षण है, ये कौन सा व्यंजन है, तो आप कह सकते हो, 2-3 याद हो जाए तो आप कह सकते हो कि क जो होगा एक कंठ्य होगा, क जो होगा स्पर्श व्यंजन होगा, और भी कुछ अगर आगे आपको मिलेंगे कि अल्पप्राण होगा कि महाप्राण होगा, घोष होगा कि अघोष होगा, तो आप इन चीजों को बता सकते हो। लेकिन इसको याद कैसे रखें, इसकी आज मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो इसलिए इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि उन सारी चीजों को आप याद रख सकते हो, जिससे आप कभी भी जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। सही बता रहा हूं, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं और आराम से पेन और कलम लेकर बैठिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? पेन और कलम लेकर बैठिएगा और मजे से एकदम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमने लिखा है, हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के भेद। पहले तो ये हेडिंग डाल लीजिए। अगली चीज क्या लिखनी है भैया? तो सबसे पहला इसमें भाग आ जाएगा आपका, पहला जो पार्ट लिखोगे आप वो लिखो स्पर्श व्यंजन। क्या? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन नोट कीजिए। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? मैंने आपको सबसे पहले जब व्यंजन शुरू किया था तो उसमें क ख ग घ क यहां से लेकर आपके ह तक जो लिखवाया था उसमें 25 व्यंजन ध्वनियों को मैंने कहा था कि वो क्या होते हैं? स्पर्श होते हैं। इसी को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। इसको बोलने में हमारे मुख के
हमारे मुंह के कोई ना कोई अंग क्या होते हैं, आपस में स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं स्पर्श होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श मतलब का मतलब क्या होता है, छूना। यानी आपका मुंह जो होगा जब इन अक्षरों को बोलेगा तो क्या करेगा, आपस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंग, मुंह का अंग बोल रहा हूं, ये नहीं कि हाथ कह दो, नहीं, मुंह के अंदर का जो अंग है, जैसे होठ ही चिपकेंगे तो होठ क्या है, मुंह का एक अंग है। जीभ क्या है, मुंह के अंदर का एक अंग है। दांत क्या है, मुंह का एक अंग है। तालू क्या है, मुंह का अंग है। मुर्दा क्या है, मुंह के अंदर का एक अंग है। तो मुख अवयवों की बात हो रही है, यानी मुख के अंदर या फिर बाहरी अंगों की बात हो रही है, लेकिन केवल और केवल मुंह की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सर की बात कर दे रहा हूं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन छूते हैं आपस में, कहीं ना कहीं उसमें उनको बोलते समय कहीं ना कहीं हमारे क्या होते हैं, अंग आपस में क्या होते हैं, टच होते हैं, स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। तो इसमें स्पर्श ध्वनियों में क्या क्या चीजें होती है भैया, पहले तो यह मैंने बता दिया कि स्पर्श ध्वनियां जो छूते हैं उनको कहते हैं। उसके बाद वहीं पर एक और बात मैंने आपको बताई थी, याद होगा तो, कि जो आपके 25 वर्ण होते हैं, कहां से, क वर्ग से लेकर क वर्ग से प वर्ग तक, ये क वर्ग से प वर्ग तक क्या होता है भैया, क वर्ग से प वर्ग तक आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे, तो आपको यह भी संख्या भी पहली क्लास में मिल गई होगी। आज के 2 दिन पहले जो क्लास हुई थी व्यंजन की, जो पहली क्लास थी, उसमें आपको मैंने दिया था, ध्यान पे होगा। क से लेकर क वर्ग से प वर्ग तक टोटल कितने, 25 वर्ण आएंगे, 25 वर्ण आएंगे, चेक कर लेना। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 25 वर्ण। इसमें एक और चीज आप लिख सकते हो, क वर्ग से, मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, क वर्ग से प वर्ग, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क से म तक, क से म तक। ये अब मैंने क्या बता दिया आपको, ये आपको मैंने वर्ण बता दिया, अक्षर बता दिया कि क से लेकर म तक क्या होता है, क से लेकर म तक जो होता है वो उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये पहला रूप आपने लिख लिया। अगला देखो, अगला जो आपका होगा इसके अंतर्गत उसको बोलते हैं, स्पर्श हो गया अब आपका। दूसरा होगा संघर्षी। दूसरा क्या होगा, संघर्षी। पहले इसको लिख लो फिर आगे बताऊंगा। संघर्षी व्यंजन, तो संघर्षी व्यंजन हो गया। अब संघर्षी व्यंजन क्या होता है भैया, तो संघर्षी, संघर्षी का मतलब क्या होता है, संघर्ष, यानी जिनको बोलने में आपका मुंह क्या करे, संघर्ष करे, मेहनत करे, परिश्रम ज्यादा लगता है। और जब संघर्ष होता है तो बॉडी में, जब आप काम करते हो, ज्यादा अधिक मेहनत करते हो, तो शरीर में क्या आता है, गर्मी आती है। और गर्मी आती है तो क्या होता है, उष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है। तो मतलब क्या है कि किसी भी अक्षर को जब आप ज्यादा मेहनत से बोलोगे तो उस अक्षर में क्या आएगी, गर्मी आएगी। और गर्मी आएगी तो किस अक्षर को बोलते समय गर्मी आती है, कौन सा अक्षर होता है, ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो संघर्षी क्या हो जाएगा, तो संघर्षी हो जाएगा, लिखो कि ऊष्म व्यंजन, यहां पे साफ साफ लिख लो, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं भाई साहब, तो आपका होता है श, उसके बाद श, इसको कैसे बोलते हैं, श, और उसके बाद स, ठीक है। इसको सी, सिटी, ये सिटी है, और ये क्या है, शिटी, शी, और ये क्या है, सिटी, शिटी। तो तीनों में क्या है, फर्क है। तो ये स, और एक और होता है ना, एक और क्या होता है, उसको बोलते हैं ह, उसको क्या बोलते हैं, ह बोलते हैं। अगला देखिए, अगला समझिए ध्यान से, ऊष्म व्यंजन ये होते हैं। इतना क्लियर हो गया
कि इसको बोलते समय संघर्ष होता है, तो इसलिए इसको संघर्षी बोलते हैं। आपकी जीभ क्या होती है? संघर्ष करती है। आपकी जो हवा निकलती है मुंह से वो संघर्ष करती है, तो घर्षण करती है। क्या करती है? घर्षण करती है। और घर्षण करने के कारण, संघर्ष के कारण वो हवा गर्म हो जाती है। इसीलिए इस व्यंजन को क्या बोला गया? संघर्षी व्यंजन बोला गया। तीसरा नोट कीजिए, ध्यान रखिएगा। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस सब पॉइंट्स को मैं पहले पढ़ा चुका हूं। जो पॉइंट्स आपको नए आएंगे उन पे टाइम देना पड़ेगा, ध्यान से देखते चलना। उसके बाद एक आता है स्पर्श संघर्षी, एक और आता है जिसका नाम है स्पर्श, और उसी के साथ एक और नाम इसमें जोड़ दिया जाता है संघर्षी। तो ध्यान रखना, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोल रहा है यहां पे। तो अब देखो, इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला अगर, तो स्पर्श संघर्षी बोलने का अर्थ क्या हो जाएगा? स्पर्श संघर्षी बोलने का अर्थ ये हो जाएगा आपका कि स्पर्श हो, क्या हो? वो व्यंजन स्पर्श भी होगा और संघर्षी भी होगा, यानी उसमें घर्षण भी होगा। उसमें आप जब बोलोगे तो हवा जो बाहर निकलेगी वो घर्षण के साथ निकलेगी। वो किसके साथ निकलेगी? घर्षण के साथ निकलेगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि स्पर्श व्यंजन होना चाहिए पहले ही पार्ट। तो स्पर्श व्यंजन में कौन सा व्यंजन ऐसा है जिसको आप जब बोलते हो तो आपकी हवा जो होती है रुक कर घर्षण के साथ घिस के बाहर आती है? तो वो नोट कर लेना। तालव्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं तालव्य में भैया? तो तालव्य में आते हैं छ के बाद ज के बाद झ। लेकिन अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें य नहीं आता। य नहीं आता। क्यों नहीं आता यहाँ भैया? क्योंकि यहाँ दूसरे जगह से उसका उच्चारण प्रयत्न होता है, उसका जो प्रयत्न होता है वह दूसरे जगह से होता है। तो ध्यान रखना, च छ ज झ केवल 4 इसमें आएंगे। ध्यान रखना इस पार्ट को कि स्पर्श संघर्षी में ये स्पर्श व्यंजन है कि नहीं है? ये स्पर्श है कि नहीं है? तो स्पर्श है। क्यों है? क्योंकि मुंह में आपके तालू को जीभ टच करती है। जीभ किसको टच करती है? तालू को टच करती है। दूसरी चीज, ये संघर्षी है कि नहीं है? है। क्यों है? जब आप इनको बोलते हो तो तालू को जब टच करती है जीभ तो देखो क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझो। ये मान लो आपके ऐसे है, ऐसे आपका ऐसे घुमा हुआ है, तो आपकी जीभ यहां पे टच हो गई ऊपर, तो जो हवा निकलनी थी, हवा का रास्ता क्या हुआ? ब्लॉक हो गया। तो जब हवा का रास्ता ब्लॉक होगा तो वो क्या होगी? घिस के बाहर निकलेगी। तो जब घिस के बाहर निकलेगी तो वह संघर्ष कर रही है कि नहीं कर रही है? तो वह संघर्ष कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इसीलिए इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना कि अक्षरों को बोलना कोई गधे का काम नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए? इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। शुद्ध जो लोग कहते हैं कि मैं शुद्ध बोल लेता हूं हिंदी, बहुत कम लोग होते हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं। ठीक है ना? री बोलने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। री बोलने लोगों को नहीं आता और कहते हैं कि हम शुद्ध बोलेंगे। हिंदी इतनी आसान भाषा नहीं है बोलने के मामले में, बता दूं आपको। लिखने में तो बहुत ही नकोचने चबा जाते हैं लोग, बोलने के मामले में तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है ना? इंग्लिश बहुत आसान है, मैं ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, अगला भाग देखिए। चौथा पार्ट क्या होता है भैया? चौथा विभाग इसका होता है, चौथा जो भेद इसका आता है वह क्या होता है? वह देखो जरा, पार्श्विक। चौथा भाग होता है पार्श्विक, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पार्श्विक। ध्यान रखना, पार्श्विक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पार्श्विक। अब पार्श्विक का अर्थ क्या होता है? देखो इसमें 2 शब्द हैं। इस पार्श्विक में आपके 2 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द है भैया? तो पहला इसमें एक शब्द आपका है, ध्यान रखो जरा, ध्यान से देखो। इसमें एक शब्द है पार्श्व। एक शब्द क्या है? पार्श्व। दूसरा इसमें इक नामक एक प्रत्यय लगा हुआ है। इक नामक प्रत्यय लगा हुआ है। अब पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब क्या होता है? तो पार्श्व का मतलब होता है, नोट कर लेना कि पार्श्व मतलब होता है बगल या फिर पीछे। पीछे होता है या फिर पीछे होता है, या फिर इसी का अर्थ क्या हो जाता है? बगल भी होता है। बगल, बगल दोनों होता है। साइड जिसको बोलते हो ना, साइड, वही इंग्लिश में साइड, हिंदी में बगल। तो ये पार्श्व का मतलब वही होता है। अब समझो इस चीज को,
इक प्रत्यय लगा, इक मतलब से, तो बगल से, यानी जब किसी अक्षर को आप बोलते हो तो हवा जब बाहर बगल से निकलती है, दोनों बगल से, यानी गाल की तरफ से, दोनों गाल की तरफ से ऐसे निकलती है वी आकार में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम पार्श्विक बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। पार्श्विक बोलते उसी को। अब जरा एक अक्षर बता रहा हूं जो इसके अंतर्गत आता है। कौन सा आता है इसके अंतर्गत? ल लिखो, जरा लिखो ल। तो ल जरा बोल के देखो, ल जरा बोल के देखो क्या आएगा? ल। तो ल जब बोलते हो तो क्या होता है? ल। ल बोलने में आपकी जीभ ऊपर उठ जाएगी, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ उठी। अब रास्ता रोका उसने, तो हवा क्या होगी? इधर से न जाके हवा तुरंत दोनों तरफ क्या होगी? डाइवर्ट हो जाएगी। तो जब दोनों तरफ डाइवर्ट हो गई हवा, तो किधर से निकलेगी हवा? दोनों तरफ से। जो आपका चौवा है, जो आपके जो दांत है बगल वाले, इधर की तरफ से ऐसे हवा निकल जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। हवा निकलने के आधार पे मैंने बताया था ना कि उच्चारण प्रयत्न क्या होता है? अन्य तत्व होते हैं। उच्चारण स्थान के अलावा जो अन्य तत्व किसी भी अक्षर को बोलने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसी को हम उच्चारण प्रयत्न कहते हैं। तो यहां पर ल को बोलने में जो हवा निकलती है वो इसका उच्चारण प्रयत्न है। और कैसे निकलती है? तो दोनों बगल से निकलती है, दोनों बगल से निकलती है, यानी दोनों गाल की तरफ से निकलती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको पार्श्विक बोलते हैं। तो ध्यान रखना, पार्श्विक व्यंजन में क्या आता है? पार्श्विक व्यंजन में आपका ल आता है। क्लियर हो गई बात? अगला पॉइंट बोलूं? अगला पॉइंट मैं ऊपर लिखता हूं, यहां तक का हो गया। अगला पॉइंट मैं ऊपर लिखता हूं, ध्यान से इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद मैं ऊपर बढ़ता हूं। चलिए अगला भाग देखते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा, बस इसको मिटा ले, फिर अगला भाग देखते हैं। इसका पांचवा रूप जो है, पांचवा रूप देखेंगे और एक एक को लिखते चलना, क्योंकि एक एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जहां ना समझ में आए वहां तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। तुरंत कमेंट करके बताओ कि सर यहां पे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि आप देख लो वीडियो और तुरंत सब कुछ आ जाए। क्लास केवल देखने भर से नहीं आती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है ना। यह बात ध्यान रखना आप लोग। आगे देखिए, आगे देखिए अगला भाग क्या होगा भैया? पांचवा पॉइंट क्या होगा? पांचवा नोट करो। पांचवे को बोलते हैं, इसके कई नाम है। पहले तो यह समझ लो इसके क्या है, कई नाम है। पहला नाम लिख लो, मैं जो लिख रहा हूं लुंठित। लुंठित, पहले लुंठित लिख लो। अब लुंठित में देखो दो शब्द है, मैं क्लियर बता दे रहा हूं। पहला लुंठ है, दूसरा इत है। और लुंठ जो बना हुआ है वो बना हुआ है लंठ शब्द से, भोजपुरी का शब्द है, क्लियर बता रहा हूं। लंठ शब्द से लुंठ बना हुआ है और इत प्रत्यय लगा हुआ है। मतलब ये बिगड़ैल को लंठ बोलते हैं। बिगड़ैल को, जो बात नहीं समझता, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम लंठ बोलते हैं, उसी से लुंठित बना। तो ध्यान रखना, ऐसा अक्षर जिसको जब आप बोलते हो तो बोलने में जीभ आपकी एक बार में नहीं रुकती, यानी वो मानती नहीं है। एक बार आपकी जीभ एक जगह पे गई फिर वापस आ गई अपनी जगह पे, ऐसा नहीं होता। वह क्या होती है? बार बार उस जगह पे जाती है, बार बार उस जगह पे जाती है और कांपती है। क्या होती है? जीभ कांपती है, बार बार मसूड़े की तरफ घूमती है टच करने की कोशिश में। तो कौन सा अक्षर होता है वैसा जिसको बोलते हो? ध्यान से सोचो, जरा सोचो, किसमें जीभ कांपती है आपकी? र। र, र बोलते समय जीभ को आप जरा रोक लो, मैं मान लूं। र कैसे भी बोल के देख लो, अगर जीभ को एक बार में रोक लो तो मान लूंगा मैं। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया लुंठित, यानी जो मानता नहीं है उसी को लुंठित बोलते। यही नहीं, इसका दूसरा नाम भी सेम है। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा इसके परिभाषाएं, इसके लक्षण। दूसरा नाम इसका क्या है? तो दूसरा नाम इसको लोड़ित बोलते हैं। इसी को लोड़ित बोलते हैं, यानी जो लोड़ित का मतलब क्या होता है? लोड़ित का मतलब वही बिगड़ैल, यानी जो बात को न सुनता हो, लड़ने पे उतारू हो, उसको लोड़ित कह दिया। आगे देखो, यही नहीं, कांपता है ना, तो इसीलिए इसको कंपन जात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपन जात।
यानी कांपने वाली जात, यानी ये क्या होती है, ये कांपने वाली जात की भाषा है। तो कंपन जात या फिर इसको प्रकंपित भी बोलते हैं। ये सारे नाम आ चुके हैं, कहीं ना कहीं प्रयोग में हो चुके हैं पेपरों में, मैं बता दूं बार बार, ठीक है। कहीं प्रकंपित पूछा है, कहीं कंपनजात पूछा है, कहीं लुंठित पूछा है, कहीं लोड़ित पूछा है। 4 नाम है, चारों नाम याद कर लेना ध्यान से देख के। प्रकंपित, तो प्रकंपित मतलब क्या होता है भैया, कांपती है ना, मैंने अभी बताया ना कि जीभ क्या होती है, कांपने लगती है। और लुंठित का याद रखना है, तो लुंठित मतलब क्या, एक बार में नहीं मानती। क बोलोगे तो जीभ एक बार ऊपर गई फिर नीचे चली आई। ट बोले मूर्धा पे एक बार गई फिर नीचे चली आई। लेकिन र बोल के देखो भैया, र में क्या होता है, बिगड़ैल होती है। आप ही लोगों में से कुछ लोगों की तरह बिगड़ैल होती है, जिद्द होती है, जिद्दी होती है। तो र बोलोगे र, तो जीभ फिर क्या होती है, दोबारा उसी स्थान पे जाती है। आप पकड़ के देख लो, जैसे ही नीचे आती है पकड़ लो चिमटी से, हो जाएगा क्या, शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाएगा फिर, है ना। कभी पकड़ के चेक कर लेना घर पे, है ना। लेकिन घर पे मेरा नाम मत लगा देना कि हमारे एक सर हैं भैया हिंदी पढ़ाते हैं और कह रहे थे कि ऐसे कर लेना। पता चलेगा ना कि मेरे चैनल पे इसका वो रिपोर्ट आ जाएगी तुरंत, हैं। चलिए देखिए इसमें क्या आएगा भैया, तो इसमें मैंने बताया एक ही आपका आएगा, कौन सा, इसमें भी सिर्फ एक ही होता है, कौन सा होता है, तो र। नोट कर लो, इसमें भी सिर्फ एक होता है, र। इसी को बोलते हैं, एक एक अक्षर का एक एक उच्चारण प्रयत्न बता रहा हूं तुम लोगों को, ध्यान रखना। और पूछा जा चुका है कई बार, इसीलिए बता भी रहा हूं, ठीक है। अगला देखो, अगला जो होगा पार्ट नंबर 6 इसका भेद, इसका जो छठा भेद है उसको भी कई नाम दिए गए हैं। और अब मैं बात जो करने जा रहा हूं, अब मैं आपको एक बात याद दिलाऊंगा पहले लेक्चर की, जब मैं वर्णमाला शुरू किया था उसमें आप जाके चेक करोगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, क्लास नहीं देखी है, तो दोबारा प्रीवियस में जाना, देखना। उसमें जब मैंने वर्णमाला की संरचना बताई है तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था द्विगुण व्यंजन। क्या नाम था, द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन जो होते हैं, जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, इन्हीं का उत्क्षिप्त नाम हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्क्षिप्त नाम हो जाता है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, अगर उत्क्षिप्त नाम हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप द्विगुण को वर्णमाला की संरचना के अंतर्गत कह दो कि नहीं ये तो द्विगुण नहीं, ये क्या है, उत्क्षिप्त है। ये क्या है, उत्क्षिप्त है, ऐसा नहीं वहां पे बोल सकते, क्योंकि ये जो उत्क्षिप्त मैं बता रहा हूं, ये उत्क्षिप्त क्या है, ये आपका उच्चारण प्रयत्न है, ये आपका उच्चारण प्रयत्न है, ठीक है। तो इसको उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, और यही नहीं, इसको ताड़न जात बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बता रहा हूं मैं, ताड़न जात, यह भी इसको बोला जाता है। ये दोनों नाम समझ लेना कि द्विगुण को उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, ताड़न जात भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया, जरा देखो, समझो जरा। एक चीज पहले समझो कि द्विगुण क्या होता है, फिर उत्क्षिप्त और ताड़न जात पे आएंगे। द्विगुण, इसमें द्वि शब्द यूज हुआ, तो द्वि का मतलब क्या होता है, दो। गुण का मतलब क्या होता है, स्वभाव, यानी ऐसा अक्षर जिसका दोहरा स्वभाव हो जाए उसको हम द्विगुण बोलेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि वर्णमाला में 33 ही व्यंजन है, यहां पे मैंने द्विगुण किसको लिख दिया भैया, तो द्विगुण देखिए ध्यान से कि आपके ये जो दो अक्षर है ना, ड और ढ, तो इन दोनों को प्रयोग के आधार पर द्विगुण बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोला जाता है, प्रयोग के आधार पर द्विगुण कर दिया जाता है। अब प्रयोग के आधार पे मतलब क्या है भाई, तो ध्यान से इस प्रयोग को समझ लेना। मैं आगे वर्णमाला का प्रयोग एक जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक खत्म होने के बाद, तो उसमें डिटेल में इस पे हम चर्चा भी करेंगे, ऐसा नहीं है। बट ध्यान से यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट देख लो कि देखो इनका प्रयोग जब भी आप किसी शब्द के प्रारंभ में करोगे, प्रारंभ में यानी शुरुआत में, आदि में करोगे,
तो इनके साथ इनको जस का तस जैसे लिखा है ना वैसे ही लिखोगे आप। लेकिन अगर इन्हीं का प्रयोग आप किसमें करोगे, आदि के बाद करोगे, यानी शुरुआत के बाद कभी भी करोगे तो इसके नीचे बिंदी लग जाएगी। इसके नीचे क्या लग जाएगी, बिंदी लग जाएगी। और जब बिंदी लग गई तो यह द्विगुण का काम कर दिया। जब यह बिंदी लग गई तो किसका काम कर दिया, द्विगुण का काम कर दिया। और देखो एक चीज कि इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इसका बोलना क्या उसी की तरह होगा, इसका उच्चारण नहीं, थोड़ा सा फर्क हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा सा फर्क हो जाता है। जैसे आप ट ठ ड ढ ऐसे बोलते हो तो आपकी जीभ क्या होती है, आराम से ऊपर रहती है फिर नीचे आती है, यानी वो समय लेती है। लेकिन जब आप ड़ बोलते हो, ड़ और ढ, चढ़ना चढ़ना, तो जल्दी से झटका देकर नीचे आती है। तो जब झटका देकर आती है तो यह द्विगुण में आ जाता है। चढ़ना, पेड़, पेड़, आप पेड़ ड नहीं बोल पाते, ड बोलोगे तो ड में पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, लेकिन ये इसमें आपकी जीभ पूरा ऊपर मूर्धा को नहीं टच करती, थोड़ा सा गैप रखकर तुरंत नीचे की तरफ चली आती है। तो इसको द्विगुण बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, द्विगुण बोलते हैं। और आप चेक कर लेना कि क से लेकर ही नहीं, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि वर्णमाला पूरी उठा के चेक कर लेना, अ से लेकर ज्ञ तक चेक कर लेना, आपको ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में इनको लिखा नहीं जाता, इनकी रचना अलग से हुई है। हिंदी वर्णमाला में प्रयोग के आधार पे इनको रचित किया गया है, तो इसीलिए इनको द्विगुण बोला जाता है, क्योंकि यह दोहरे स्वभाव के हैं। दोहरा स्वभाव इनके अंदर पाया जाता है। क्लियर होगी बात। अब देखो उत्क्षिप्त क्यों बोलते हैं, उत्क्षिप्त इसलिए बोलते हैं कि ऊपर गई और तुरंत नीचे आ गई, तो इसीलिए इसको उत्क्षिप्त बोलते हैं। और ताड़न जात क्यों बोलते हैं, ताड़न जात भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह क्या करता है, मुर्दा को ताड़कर तुरंत चला आता है। ताड़कर मतलब मारकर तुरंत चला आता है। ड बोलते हो तो ड में आपका जो जीव होता है पूरा का पूरा लपेट कर तब ऊपर जाता है, और इसमें क्या होता है, ड़ तुरंत नीचे भगते हो, यानी नीचे भगते हो तुरंत, तो इसीलिए इसको ताड़न जात बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इन दोनों को नोट कर लेना कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो ये दो आते हैं आपके, एक ड़ आता है और एक ढ आता है। एक ण आता है, एक ढ़ आता है, ढ़, ठीक है। चढ़ना तो ढ़ होता है, ठीक। ये दोनों अक्षर आपके आते हैं। सातवां पॉइंट देखो, सातवां पॉइंट होता है आपका अर्धस्वर। एक शब्द आता है अर्धस्वर, क्या आता है, अर्धस्वर होता है। तो अर्धस्वर क्या होता है भैया, अब ध्यान दो जरा इस पे, जरा ध्यान से समझना इसको। अर्धधन स्वर, इसके दो नियम मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज, आप संधि पढ़े होंगे प्रीवियस, कभी भी कहीं भी थोड़ा बहुत नियम याद होगा आपको। तो अब आप ये बताओ कि आपने यण संधि में एक चीज देखा है। यण संधि का एक नियम छोटा सा मैं यहां पे बता दूं कि ई और अ मिलते हैं तो य बनाते हैं, ये बनाते हैं, ध्यान रखना। ई और अ मिलकर य बनाते हैं। तो ये बताओ कि स्वर संधि में बनना क्या चाहिए था, स्वर बनना चाहिए था कि व्यंजन बनना चाहिए था, लेकिन बनता क्या है, व्यंजन बनता है। तो इसीलिए इसको व्यंजन न मानकर क्या माना गया, अर्धस्वर माना गया। पहला तर्क तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा तर्क क्या होगा भैया, दूसरा तर्क जरा समझो इसका। दूसरा तर्क ये है कि आप जब इनका उच्चारण करते हो तो उच्चारण करने में श्वास बाहर नहीं जाती, श्वास अंदर जाती है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो, उन्हीं को अर्धस्वर कहते हैं। तो श्वास अंदर जाती है, क्या होती है, श्वास अंदर की तरफ जाती है। तो जो श्वास अंदर जाती है तो अ बोलते समय सांस बाहर नहीं आती, सांस अंदर जाती है। तो स्वरों को बोलते समय सांस जो होती है हमारी, श्वास जो होती है हमारी, वो श्वास क्या होती है, बाहर की तरफ नहीं निकलती, अंदर की तरफ जाती है। तो इसीलिए इनको अर्धस्वर बोला जाता है, क्योंकि इनमें स्वरों का आधा गुण विद्यमान होता है। कौन कौन से होते भैया, तो य होता है, र होता है, उसके बाद व होता है
और एक और होता है ऊष्म व्यंजन में से ह होता है। और मैं इनका आपको जब संधि पढ़ाऊंगा तो इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि संधि के नियम के आधार पर ही इनको अर्धस्वर की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है, कोई और परिभाषा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु ने भी यह कहा है कि य र व ह इनको गुण संधि, अयादि संधि और यण संधि के नियमानुसार इनको क्या कहा गया, इनको अर्धस्वर की संज्ञा दी जा सकेगी, कोई और नियम है ही नहीं। क्लियर हो गई बात। अगला भाग देखिए, 7वां भाग देखिए, 8वां भाग देखिए। 7 तो हो गए आपके, 8वां देखिए। 8वां क्या है भैया, तो 8वां होगा नासिक के, लिख लीजिए। नासिक के लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए नासिक। नासिक या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक भी इसी को बोलते हैं, बता रहा हूं क्या होता है, नासिक या फिर अनुनासिक, ठीक है। इन दोनों को पहले लिख लीजिए, फिर बताते हैं आपको कि ये क्या होते हैं। देखिए नासिक का मतलब क्या होता है, नासिका। नासिका बोलते हैं संस्कृत में नाक को, नाक को बोलते हैं नासिका, ठीक है। नासिका से बना है नासिक। और अनुनासिक का मतलब होता है, अनु होता है, अनु कहते अनुसरण करना, यानी जब आपकी हवा, जब मुंह से निकलने वाली हवा नाक का अनुसरण करने लगे तो वैसी ध्वनियों को हम अनुनासिक कहते हैं। यह तो इसकी परिभाषा हो गई। लेकिन कौन सी ध्वनियां होती हैं, तो समझना जरा कि जो ध्वनियां बोलते समय, जिन ध्वनियों को बोलते समय आपके मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है, उसी को हम अनुनासिक या फिर नासिक के बोलते हैं। अब जरा याद करो कि मैंने आपको वर्गीय बताया, तो वर्गीय में बताया था एक चीज कि जो आपके पंचम अक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग के, जो प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको नासिका। उनके बोलने में नासिका, नाक से और मुंह से दोनों से हवा बराबर निकलती है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को नासिक के कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। इसी को क्या व्यंजन कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो ध्यान से देखो। 5वां वर्ण क वर्ग का 5वां अंग, उसके बाद च वर्ग का 5वां य, उसके बाद ट वर्ग का 5वां ड़ हो जाएगा, उसके बाद त वर्ग का 5वां न हो जाएगा और आपके प वर्ग का 5वां म हो जाएगा। तो ये आपके जो 5 अक्षर दिख रहे हैं इन्हीं को हम पंचमाक्षर नाम से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पंचमाक्षर भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इसी को हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए कि निम्न में से अनुनासिक होते हैं और ऑप्शन में मिल जाए आपको पंचमाक्षर, तो ध्यान रखना पंचमाक्षर को क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर को अनुनासिक बोलते हैं। यह बात क्लियर कर लेना, इसमें कोई डाउट मत रखना, ठीक है। अगला भाग देखिए, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई आपको, यहां तक की चीजें क्लियर है ना, एक बार बता दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और लिखते चलना। लग रहा होगा कि क्या खिचड़ी पका रहे हैं, र को यहां भी रख दिया, र को वहां भी रख दिया। इससे अच्छा कि भैया रहन दो, हम ऐसे ही देख लेते हैं, है ना। तो बात तो वही है ना कि पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना भी कैसे पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, ताकि अगर हिंदी एक बार पढ़ लिया तो दोबारा फिर किसी भी एग्जाम के लिए हमें केवल और केवल रिवीजन करना पड़े। ऐसी हिंदी पढ़ना सीखो, ठीक है ना। बार बार थोड़ी पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है सिर्फ एक बार, और बार बार रिवाइज किया जाता है किसी भी तथ्य को। नोट्स बना लेना, नोट्स जरूरी है, ठीक है ना। और हाँ, जल्दी आप लोगों के साथ मैं एक सरप्राइज भी लेके आने वाला हूं, ठीक है। सरप्राइज भी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं बहुत जल्द, ठीक है ना। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं हिंदी ऑप्शनल लेके पढ़ना, तो उसकी भी व्यवस्था हमने कर दी है। तो धीरे से किसी दिन
नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा अपने चैनल का। किसी दिन आपको सरप्राइज मिल जाएगा कि भैया क्या, तो क्लास शुरू हो गई। किस चीज़ की? तो हिंदी ऑप्शनल की। समझ लीजिएगा। तो आराम से तैयारी बस करते रहिए, आपका बस यही काम है और कुछ नहीं करना है आपको। पैसे रुपए के चक्कर में मत पड़िएगा कि यहाँ भागिए वहाँ भागिए, सर कोचिंग करना है, वहाँ करना है, यहाँ करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मिल रही है मटेरियल, चेक करो कैसा मिल रहा है, दूसरे लोगों से कंपेयर करके देख लो, कंपेयर करके देख लो, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है। अगर अच्छा न लगे चले जाना। क्लियर? चलो देखो अगला जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, अब ये मैंने आपको उच्चारण प्रयत्न के आधार पे सारे के सारे भेद बता दिए। अब जरा ध्यान से समझना। आप लोगों में से कोई लोग पढ़े होंगे उच्चारण प्रयत्न पे तो सोच रहे होंगे सर यहां पे तो आपने महाप्राण, अल्प प्राण, घोष, अघोष सब छोड़ दिया और कह रहे कि सब पढ़ा दिया। कहां पढ़ा दिया? तो ध्यान रखना, उच्चारण प्रयत्न के आधार पे नहीं होता वो, उसका आधार दूसरा होता है। लिखो, चलो लिखते चलो, नोट करो। प्राणत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। अब प्राणत्व के आधार पे मतलब क्या? इसमें प्राण का मतलब क्या होता है ये बताओ। तुम प्राण मतलब क्या समझते हो? प्राण का मतलब क्या? आत्मा, जीव, मनुष्य या फिर ब्रह्मा, ईश्वर, क्या समझते हो आप? प्राण का मतलब होता है हवा। अगर आपके शरीर में वायु नहीं है देन आपकी पल्स नहीं चलेगी, तो आपको क्या घोषित कर दिया जाएगा? मृत घोषित कर दिया जाएगा। हो जाएगा ना? तो यही प्राण नहीं है तो मतलब खत्म हो, हाँ? यही प्राण खत्म तो खत्म। कहाँ है? प्राण पखेरु उड़ गई हैं। तो ध्यान रखना कि प्राण का मतलब, आज से ध्यान रखना, हवा। प्राण का मतलब हवा, ठीक है। तो प्राण का मतलब अगर हवा, तो इस हवा का प्रयोग कितना होता है? प्राण का मतलब क्या? हवा, वायु। तो इस वायु का प्रयोग आपके अक्षरों को बोलने में कितना होता है, इस मात्रा के आधार पर, इस मात्रा के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के दो भेद हुए। व्यंजन ध्वनियों के कितने भेद? दो भेद हुए। समझ लो आज ही, व्यंजन ध्वनियों के दो भेद हुए। कौन कौन से? एक को कहते हैं अल्प प्राण, दूसरे को कहते हैं महाप्राण। अब जरा मुझे प्राण का अर्थ मैंने बता दिया है। अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब क्या होता है भैया? अल्प मतलब कम होता है, कम होता है। महा मतलब बड़ा होता है, महान होता है, ज्यादा होता है। हाँ, तो देखना ध्यान से कि पहला क्या हो जाएगा इसमें? पहला हो जाएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण। और दूसरा क्या हो जाएगा? पहले लिख लेता हूं फिर बताऊंगा, ध्यान रखना, पहले नोट कर लो फिर अलग से बताऊंगा। उसके बाद महाप्राण, महाप्राण, ये दोनों नोट कर लो पहले। अब देखो अल्प प्राण में क्या होता है भैया? अल्प प्राण में क्या होता है? तो अल्प प्राण में आपकी सांस जो होती है, जो हवा निकलती है बाहर, या फिर ऐसे कहूं कि जिस हवा का प्रयोग होता है बोलने में, बाहर निकलना या फिर अंदर जाना, जो भी हवा का हो रहा हो, उसमें हवा का प्रयोग कैसा होता है? कम होता है, कम होता है, कम होता है। इसी को अल्प प्राण बोलते हैं। और जिसमें हवा का प्रयोग ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? महाप्राण बोलेंगे। जैसे जो लोग साधु बाबा आते हैं तो साधु बाबा चिल्लाते हैं लाख निरंजन, तो चिल्लाते हैं तो अ से शुरू करते हैं और डाउन होता है लाख निरंजन, तो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो लाख वाला शब्द वह क्या करते हैं? महा में चले जाते हैं, और अ वाला अक्षर जो है वो अल्प में चले जाते हैं। तो बोलने के ऊपर भी निर्भर करता है अल्प प्राण, महाप्राण। लेकिन ध्वनियों के बोलने में, उच्चरित करने में कितनी हवा प्रयोग होती है उसके आधार पर जब बताया जाए तो अल्प प्राण और महाप्राण दो तत्व बनते हैं। इसमें क्या होता है भैया? इसमें देखो ध्यान से, मैं पहले क ख ग लिख लूं, फिर से एक बार नोट किया जाए क ख ग, है ना?
ध्यान समझना। एक बार हुआ ना कि मेरे जो मैं पढ़ता था जब, तो मैं 12वीं में जब था, तो मेरे हिंदी के टीचर आए, निर्मल यादव जी नाम था, श्रीमान निर्मल यादव जी। तो गुरुजी हमारे आए और गुरुजी ने हमसे कहा, पहले दिन क्लास हम लोग बैठे, तो पहले दिन क्लास में पता है क्या करवाए, रजिस्टर खुलवाई हिंदी की, और हम लोग बाकायदा पुस्तक निकाले। यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो यूपी बोर्ड के पुस्तक में पहला चैप्टर काव्य खंड में उन्होंने निकलवाया। तो हमने देखा साखी है भाई कबीरदास की। हाँ, तो हमने मज़े से खोला, हमने काव्य थोड़ा पसंद है तो हमने कहा कि चलो आज साखी पढ़ेंगे। गुरुजी ने कहा ऐसा है, क ख ग घ लिख के दिखाओ पहले, और क ख ग लिखवाया भैया। तो क ख ग घ ये सब हम लोग पढ़े 12वीं में। तो क्यों घबराना, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग होंगे जिनको याद ही नहीं होगा क ख ग घ, है ना। तो चलिए लिखते हैं क ख ग घ। उसको टेंशन मत लीजिएगा कि सर आप बार बार क ख ग घ ही लिखवा देते हैं और कुछ होता है नहीं। चलो देखो, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड, उसके बाद ध ड़, उसके बाद त थ द ध न, उसके बाद प फ ब भ म, उसके बाद य र ल व, तलाभ्य श, मूर्धन्य स, दंत्य श। हाँ, नोट करिए पहले भैया, देख लो, जिनको नहीं आता है ध्यान से देख लो, ठीक है। ये मत कह देना कि सर जी आप क ख ग नहीं पढ़ाए हमको, क ख ग भी पढ़ाया हूँ, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो लिख देना। हाँ, हमारे गुरुजी एक बार कहते थे, हम लोग जब 2-3 में पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे, ए माटी के धोधा कुछ बोला मुँह तक खोला। तो वो हम लोग को क ख ग पढ़ाने के लिए ऐसे ही बोलते थे, पोयम पढ़ाने के लिए, क ख ग पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसलिए आज तक याद है। आगे चलिए, अब क ख ग मैंने लिखा, इसमें अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है। बड़ा ही सिंपल तरीका बता रहा हूं, उससे जिंदगी भर नहीं भूलोगे अगर ध्यान से आज देख लिया तो। आज ध्यान से क्लास को देख लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बता दे रहा हूं। फिंगर तुम्हारी है, उंगली उठा लो, बस अपना एक पंजा उठाओ और गिनते चलो, अल्प महा अल्प महा अल्प। और परिभाषा उठा के किसी भी बुक में देख लेना, किसी भी टीचर से पढ़ लेना, आपको क्या बताएगा भैया, अल्प अल्प अल्प। यही बताता है ना कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है भैया, अल्प प्राण होता है। तो कौन कौन सा, पहला, तीसरा, पांचवा क्या होगा, अल्प प्राण होगा। लो, इस पे भी मैं ग्रीन कर दे रहा हूं, ग्रीन के नीचे अंडरलाइन किया तो ग्रीन वाला ग्रीन में ले लेना, ठीक है। अब देखो, ये आपका अल्प प्राण हो गया। अगर मैं महाप्राण की बात करूं तो महाप्राण बचे हुए कौन से हैं। अच्छा, इन दोनों पे मत जाना अभी, ये अंतस्थ और उस पे, इस पे भी बताऊंगा, ठीक है, इस पे भी बता दूंगा, भूलोगे नहीं जिंदगी भर। अब इसमें बच गए तुम्हारे दूसरे और चौथे। तो मैंने बताया ना कि बस इतना याद रखो, अपना पंजा खोल लो, कहीं भी भूलना तो याद रखना। अगर आपसे पूछ दे कि निम्न में से कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है, कुछ नहीं करना है, उसको देखो कि ऑप्शन में क्या दे रखा है और उसकी जगह डिसाइड कर लो और तुम उंगली पे गिन लो, अल्प महा अल्प महा अल्प। बस तुमको पता चल जाएगा कि वो किस स्थान पे आता है। हाँ, उसके लिए क ख ग घ याद होना जरूरी है भैया। तो अगर क ख ग घ नहीं याद है तो वही हाल हो जाएगा कि क ख ग घ अंगड़ी धर बुढ़िया के टंगरी, वही वाली हाल हो जाएगी फिर तो आपकी,
है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि क ख ग घ याद होना चाहिए आपको, इसका क्रम याद होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, बच कौन से गए, आपके अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। जब इन पे बात करते हैं तो मैंने कहा कि पहला अल्प होगा, तो इन दोनों में पहले कौन आ रहा है, अंतस्थ आ रहा है कि आपका उष्म आ रहा है, या बताओ मुझे जल्दी। इसमें देखो ध्यान से, कौन सा आ रहा है, सॉरी एक मिनट, पहले आपका कौन सा आ रहा है, अंतस्थ आ रहा है। तो जो पहले आ रहा था वो क्या हो रहा था, जो पहला अक्षर है वो क्या हो रहा है, अल्प हो रहा है। सीधी सी बात, इसको भी अल्प कर दो, ये पहले अल्प हो जाएगा, और बाद वाला क्या हो जाएगा भैया, तो बाद वाले को महा कर लो, बाद वाले को क्या कर लो, ऐसे करके महाप्राण कर लो। तो अब मैं लिख भी दे रहा हूं ऊपर, ये हो जाएगा म, ये हो जाएगा म, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, आपका ये हो जाएगा अ मतलब अल्प प्राण, अ मतलब अल्प प्राण, अ मतलब अल्प प्राण। यहां पे लिख लेना इधर अल्प प्राण, इसके नीचे लिख लेना, इसको लिख लेना महाप्राण। यही आपके अल्प और महाप्राण है। देख लो ध्यान से, समझ लो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। कैसे याद रखना है, फिंगर उठाओ, अल्प महा अल्प महा अल्प, ठीक है। दूसरे लास्ट के देख लो, या आपके वर्गिक हो गए, वर्गिक हो गए तो उसके बाद फिर अल्प फिर महा, खत्म भैया, और कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको बता दूं, कभी कभी पूछ लेता है, टेट में एक बार पूछा हुआ है, ये बता दो मुझे कि ये जो द्विगुण मैंने आपको बताया है, इन दो द्विगुणों में कौन सा आपका अल्प होगा, कौन सा आपका महा होगा, इसको बता दो जरा, फिर मैं आगे बढ़ूं। जरा ध्यान देना, इसमें भी सेम नियम चलता है। ये देखो जरा, ये ड किस पे है, ड अल्प पे है, तो ये भी किस पे होगा, ड़ जो बनेगा ये भी अल्प हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। और ढ किस पे है, तो ढ चेक करो, महा पे है, तो महा पे है, तो ये जो ढ लिखोगे ये भी महा, ये महा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात इसकी, ये बात क्लियर हो गई आपको, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं, यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब अगला जो भाग है हमारा सघोष और अघोष, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है, कि कुछ और रह जाएगा। चलो देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा दूं, प्राणत्व तो हटा दो, कुछ नहीं करना है, केवल एक एक बिंदु मिटाना है ना। एक सेकंड, पहला लाइन ही मिटाना पड़ेगा, केवल पहला लाइन मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, हेडिंग आपका पड़ेगा, हेडिंग डालिए घोषत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पे। अब ये भैया घोषत्व होता क्या है, पहले इसको समझ लो, फिर आगे बात करेंगे। देखो, घोष बोलते हैं गर्जना को, ध्वनि को। अब आपकी ध्वनि जो निकलती है वोकल कॉर्ड से निकलती है। कहां से निकलती है, काकल्य से निकलती है, वोकल कॉर्ड स्वर तंत्री से निकलती है। कहां से निकलती है, यहां पे जब देखोगे गले के एकदम डीप में, तो गले के एकदम डीप में एक पत्ती होती है, उसको स्वर तंत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर तंत्री बोलते हैं। और उसी स्वर तंत्री से आपका हर आवाज वहीं से निकलती है, सारी की सारी ध्वनियां जो होती है वहीं से निकलती है, गूंजती है। तो अगर आपके जो आपका अगर स्वर तंत्री में कंपन हो रहा है, ध्यान से समझ लेना कि स्वर तंत्री में कंपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर दो प्रकार के ध्वनियां बन गई। कौन कौन सी भैया, तो एक को बोलते हैं हम, एक को नाम दे दिया गया सघोष, एक को नाम दे दिया गया सघोष, या फिर इसी को घोष बोलते हैं, सघोष, और दूसरे को नाम दे दिया गया अघोष,
अघोष। यानी अगर आपकी स्वर तंत्री में कंपन हो रहा है, यानी स्वर तंत्री कांप रही है, तो सघोष हो जाएगा, और अगर स्वर तंत्री नहीं कांप रही है तो वो अघोष हो जाएगा। यही इसका लक्षण है। अब जरा ध्यान से समझना इसको कि आपके ये जो अक्षर मैंने लिखे हैं, इसमें जो मिट गए उनको पहले लिख लें। क, ख, ग, घ और अंगा। और नीचे क्या थे भैया? नीचे थे आपके य, र, ल, व, और उसके बाद क्या थे? स, श, स, ह। यही थे। अब इसको ध्यान से देखो जरा कि ये आपके अक्षर आपके सामने हैं। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इसका लक्षण बता दिया घोष और अघोष का, कि घोष का लक्षण होता है, सघोष का लक्षण होता है घोष के साथ, यानी जिसमें कंपन हो, जिसको बोलने में स्वर तंत्री में क्या हो? कंपन हो, स्वर तंत्री आपकी कांपे, तो उसको हम बोलेंगे सघोष। और जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे। तो अब ध्यान देना यहां पर बड़ा ही मजेदार बात कि भैया कौन सा ध्वनि ऐसा है जिसको बोलने में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होगा। बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, इसको याद करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। पहले तो इसमें से पंचमाक्षर को हटा दो, ये वाले अक्षर ही हटा दो साफ साफ, इसको हटा दो पूरा पूरा, ये हट गया, क्लियर। वो होते ही नहीं है, उनके लिए आपको स्वर तंत्री की जरूरत नहीं है, उनके लिए आपको केवल और केवल नाक और मुंह की जरूरत होती है, वह कांपते हैं, ठीक है, वहां से हवा निकलती है तो वो कांपते हैं, उनकी बात ही छोड़ दो। बच कौन गए? ये आपके सामने दिख रहे हैं। अब इसमें केवल और केवल पहले वर्गीक में ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये यहां से ले गए और यहां पे ऐसे ले गए, ऐसे कर लिया, इसको अंडरलाइन कर लिया अघोष को, यानी पहले क्या आएगा? अघोष आएगा। और जब अघोष खत्म हो गया तब क्या आएगा भैया? तो तब बच गया जो उसको इधर लेते आओ, ये यहां से ऐसे करते हुए ऐसे निकाला और ऐसे किया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये क्या हो जाएंगे? इधर वाले आपके सघोष हो जाएंगे, ये रेड लाइन वाले क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। और ये जो आपके ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले क्या हो जाएंगे भैया? हरे वाले आपके हो जाएंगे अघोष हो जाएंगे। यानी पहले जो दो अक्षर आपके होते हैं क और ख, च और छ, ट और ठ, त थ, प फ, ये क्या हो जाएंगे? अघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। किस में आएंगे? अघोष के अंतर्गत आएंगे। और जो आपके ये हैं ग, घ, ज, झ, ट, ये जो यानी तीसरे और जो चौथे हैं वो सघोष कहलाएंगे। तो आपके सामने चार उंगलियां, दो को इधर कर लो, पहली दो को इधर कर लो, ये हो गए आपके अघोष। अघोष के बाद आने वाले दो क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा अघोष हो जाएगा, और दूसरा और तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा? आपका सघोष हो जाएगा। अब बचे आपके नीचे वाले, तो नीचे वालों में भी कर लो एक काम भैया, देखो जरा, नीचे वाले में एक बड़ा ही अच्छा काम कर लो। देखो पहले क्या आ रहा था? पहले अघोष आ रहा था, तो पहले अघोष को बना लो। पहले अघोष मैंने बना दिया आपके सामने, पहले अघोष मैंने आपके सामने बना दिया। अब देखो, पहले मैंने आपको अघोष बता दिया, अब आपके सामने बच गया लास्ट। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भैया? ये आपके क्या हो गए? सघोष हो गए इतने, ये आपके सघोष हो गए। और इसके ठीक ऊपर वाला य, र, ल, व अंतस्थ है, इनको बोलते हैं अघोष। तो अघोष इधर हो गया, इधर सघोष हो गया। बच गया क्या? बच गया केवल और केवल ह। अब ह बच गया, तो ह को सघोष बोलोगे कि अघोष बोलोगे? तो ध्यान रखना, ह किस में आता है? मैं लगा दे रहा हूं, देखो ह किस में आता है भैया? तो ह आपका ऐसे कर लेना, इसमें आता है, आपका अघोष होता है। हर जगह आपको मिलता होगा कि ह किस में होता है? सघोष में होता है। लेकिन ध्यान रखना, कामता प्रसाद गुरु, आपके भोलानाथ तिवारी, पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बाहरी, उक्त व्यक्ति प्रकरण, ऐसी पुस्तकों में भी
ह को क्या माना गया है, अघोष माना गया है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। अब इस सघोष में एक और चीज जोड़ लेना, इस सघोष में एक और जोड़ लेना जो बच गया है। इस सघोष में ये बिंदी क्या कहलाती है, इस बिंदी को क्या बोलते हैं, तो विसर्ग बोलते हैं। तो लिख लेना कि विसर्ग जो होता है वो किस में आता है, विसर्ग आपका सघोष में आता है। विसर्ग किस में आता है, सघोष में आता है, ध्यान रखना। तो सघोष हो जाएगा विसर्ग आपका स श श, ये तीनों जो श होंगे वो भी सघोष होंगे। आपके दूसरे तीसरे और चौथे जो अक्षर होते हैं वो भी सघोष होते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो ये क्लियर हो गई बात। आगे बात करें, इतनी पॉइंट क्लियर हो गई। चलिए, तो मैंने आपसे एक चीज कहा था कि हम आपको क्या बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे। तो अब वह वक्त आ गया है कि आप एक ट्रिक जान लो। पहले तो इसको नोट कर लो, फिर उस ट्रिक को मैं बताऊंगा, क्योंकि इतना हौचपच हो गया। क के बारे में पूछ दिया जाएगा कि सघोष है कि अघोष है, क के बारे में पूछ दिया जाएगा अल्प प्राण है कि महाप्राण है, स्पर्शी है कि संघर्षी है, आपसे क के बारे में पूछ दिया जाएगा कि कंठ है कि तालव्य है। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। अब मैं कुछ पॉइंट्स जो अपवाद है उनको बताते हुए इसको भी बता दूं, ध्यान से नोट कर लेना। चलो पहले मिटा देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। आइए, ध्यान से एक एक पॉइंट मैं लेकर आऊं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आराम से याद भी हो जाएगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, घबराइएगा मत। चलिए पहला भाग देखिए, कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। पहले हैशटैग करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको नोट कर लीजिए। पहली बात नोट कर लीजिए कि सभी स्वर क्या होते हैं, तो सभी स्वर अघोष होते हैं कि सघोष होते हैं, सोच के बताना। सभी स्वर सघोष होते हैं, क्या होते हैं, सघोष होते हैं। पहली बात तो सभी स्वर क्या होंगे, सघोष होंगे। अगर कहीं भी आ जाएगा तो आप नोट कर लेना, और ये पॉइंट कहीं नहीं मिलेंगे, जल्दी कोई बताता नहीं है। अगला पॉइंट नोट कर लो, अगला पॉइंट है कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं कि महाप्राण होते हैं। तो नोट कर लेना कि सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। यह भी पॉइंट नोट कर लेना कि सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। नोट हो गया, अल्प प्राण होते हैं। तो स्वरों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि सारे स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। अगला पॉइंट नोट कर लेना एक और, कि स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है वह भी नोट कर लेना, क्योंकि जरूरी है। देखो, मैं आज सारे टॉपिक क्लियर कराना चाहता हूं ताकि आपका आगे का कोई पोर्शन ना बचे। आगे जब भी हम चर्चा करें तो अगले नेक्स्ट टॉपिक पे करें। एक और चीज होती है स्वरों के बारे में, स्वर के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लेना। एक शब्द चलता है मानक स्वर। ये भैया मानक स्वर क्या होता है, तो मानक स्वर क्या होता है, देखो कि प्राचीन काल में जब अपभ्रंश का समय आया तो कुछ ऐसे स्वरों की विवेचना की गई जिनको मान्यता प्रदान हुई, यानी माना गया कि उन्हीं से सारे स्वरों की रचना हुई है। तो वो 8 थे। तो ध्यान रखना वो कितने थे, 8 थे। तो लिख लेना कि हिंदी में मानक स्वरों की संख्या कितनी है भैया, 8 है। कितनी है, 8 है। नोट कर लो, मानक स्वरों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं भैया मानक स्वर, वो भी नोट कर लो। लिखो, अ है, आ है, छोटी ई, उसके बाद ए, आई, ओ, और आपका बड़ाऊ होगा और अ होगा, ये आपके। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये 8 जो आपके स्वर आपके सामने दिख रहे हैं, ये क्या है? मानक स्वर कहे जाते हैं या फिर मान स्वर कहे जाते हैं। दोनों शब्द याद रखना, मानक या फिर मान स्वर। अगला पॉइंट इसी में देख लेना एक और चीज कि देखो गौण स्वर भी होते हैं। क्या होते हैं? गौण स्वर। यानी गौण स्वर जिसको कहते हैं, इन्हीं स्वरों से जो बनकर आपके सामने आए उनको गौण स्वर कहा जाता है। उनकी संख्या निर्धारित है लेकिन उनकी संरचना अभी नहीं पता चली है, उस पर खोज जारी है। तो कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो 7। तो ध्यान रखना 7 होते हैं। तो गौण स्वरों की अगर संख्या पूछेगी तो आप बता सकते हो 7 होते हैं। केवल और केवल एक व्यक्ति ने यह संख्या निर्धारित की है, कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, यह पॉइंट नोट हो गए। उसके बाद एक और चीज इसमें नोट करना था आपको कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्वरों की जो आप स्वरों का आपसे एक और चीज पूछा जा सकता है स्वर के बारे में, उनका उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि व्यंजन का उच्चारण स्थान, जैसे क का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाएगा तो आप कंठ बोलोगे, वैसे ही अ का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो फिर आप क्या बोलोगे। तो उसके लिए भी नोट कर लेना, एक कॉलम बना लो, यहां नोट कर लेना कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है भैया? नोट कर लो, कॉलम बना लो, इधर नोट कर लो स्वर, इधर उच्चारण स्थान। चलो देखो, पहला स्वर क्या है? अ है। अ का नोट कर लो। अ का कंठ होता है, अ या फिर आ हो जाए, अ या फिर आ, इसका क्या होता है? कंठ होता है। इसका क्या होता है? कंठ होता है। यानी जो क ख ग घ का होता है वह भी इनका भी वही होता है। उसके बाद देखो छोटी ई और बड़ी ई, इनका क्या होता है भैया? तो इनका तालव्य होता है, तालु। इनका तालु होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे च छ ज झ बोल जहां से बोले जाते हैं। उसके बाद आपके छोटाऊ और बड़ाऊ, इनका क्या होता है भैया? तो इनका ओठ होता है, ओष्ठ, होठ। ठीक है, ये होता है। उसके बाद दोनों होठों की सहायता से इनका होता है ना ऊ, ऐसे बोलते हैं ना। उसके बाद अगला नोट कीजिए, ए या फिर ए, इनको क्या बोलोगे? ये कहां से बोले जाते हैं? तो आपको संयुक्त स्वर मैंने पढ़ाया है, ध्यान है। संयुक्त स्वर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि संयुक्त स्वर में आपको मैंने बताया था कि ये ए कैसे बना हुआ है। तो ए बना है आपका, ये इधर आपका अ से और ई से मिलकर, अ और ई से मिलकर। तो ध्यान दो, अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। नोट कर लो, कंठ तालव्य। इसके विषय में जरूर पूछा जाता है, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है कि ए का उच्चारण स्थान बताइए, तो कंठ तालव्य होता है। ठीक है, एक और नोट कर लेना। इसके बाद जो बच गए हैं, कौन सा बच गया है? ओ और औ। इन दोनों का कहां से होता है? तो सेम ऊपर वाला प्रोसेस। आपका जो ओ है, ओ का निर्माण किससे होता है? तो ओ का निर्माण अ से और ई के मिलने से होता है। तो अ और ई मिलने से ओ बनाएंगे। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान ओठ। तो क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठ प्लस होठ। ठीक है, इससे इसका उच्चारण स्थान होता है। नोट कर लो पहले, उसके आगे बताता हूं। यह तो कुछ पॉइंट्स से जो आपको जानने जरूरी थे। अब बात कर लेते हैं आपसे थोड़ा सा अब बात करेंगे हम आगे कि कैसे याद रखें इन चीजों को, कि किसका उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा व्यंजन आपका अल्प प्राण है, कौन सा व्यंजन आपका महाप्राण है। इस पॉइंट को याद कैसे रखें? सिंपल सा फंडा है। आप एक काम करो, आपने कभी बचपन में पहाड़ा लिखा है?
पहाड़ा लिखे हो ना, तो पहाड़ा लिखते थे तो अगर इंग्लिश मीडियम में लिखते होंगे तो आप ऐसे बोलते होंगे कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे। हिंदी में तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे ना कि 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ऐसे पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। तो उसमें हम लोग जब लिखते थे तो कॉलम बना लेते थे ऐसे। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, एक कॉलम बना लेना है, सिंपल सा कॉलम बना लिया। कॉलम बना के एक काम करो कि यहाँ पे आप लिखते चलो, अ लिखो, क्या करना है, अ लिख दो, अ लिख दो। अब यहां पे उसके जितने भी लक्षण आपको पता हैं वो लिख दो। अ क्या होता है, पश्च स्वर होता है कि मध्य स्वर होता है कि आपका अग्रस्वर होता है, वह नोट कर दो। फिर आपका समृत है कि विवृत है कि आपका क्या अर्ध समृत है कि अर्ध विवृत है, यह नोट कर दो। उसके बाद गोली है कि अगोली है, यह नोट कर दो। जब पूरा डायग्राम आप बना लोगे, जब पूरा डायग्राम, जैसे मैं चलो एक दिखा देता हूं, मान लो क का बनाना है, क का केवल व्यंजन का बना देते हैं, क का बनाना है। क भैया कहां से बोला जाता है, पहले लिख लो उसको, कंठ से बोला जाता है, तो इसको कंठ हो गया, ठीक है। उसके बाद क का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। उसके बाद ये कैसा वर्ण है, तो स्पर्शी है, तो स्पर्श लिख दो, स्पर्शी। उसके बाद क कहीं और आता है, तो हाँ आता है सर, कहां पे आता है, तो क एक वर्ग का नाम है, तो क एक वर्ग है, यह भी नोट कर लो, क एक वर्ग है। उसके बाद इसके लक्षण क्या हो जाएंगे, क आपकी व्यंजनों में पहला व्यंजन आता है, क प्रथम व्यंजन है, हिंदी का प्रथम व्यंजन, हिंदी का प्रथम व्यंजन। देखो मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, जो आप जानते हो वही बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अघोष है कि सघोष है, तो सबसे पहले क्या होता था, मैंने आपको बांट के बताया था, 4 उंगलियां निकालो, पहले 2 क्या हो जाएंगे, पहले 2 अघोष हो जाएंगे। तो क पहले पे आता है, तो ये हो जाएगा आपका अघोष, क्या हो जाएगा, अघोष। उसके बाद अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो 5 उंगलियां निकालो, क्या हो जाएगा, अल्प महा अल्प महा अल्प, ऐसे होता है। तो ये पहले पे आएगा तो अल्प प्राण हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा, देखते चलो, अल्प प्राण हो गया। और भी कोई इसका बता सकते हो, और भी कुछ होता है क्या इसमें, नहीं होता। इतने आपके क्या हो गए, इतने आपके क के पूरे रूप हो गए। अब इसको देख लो, कंठ हो गया भैया, स्पर्शी हो गया, एक वर्ग का एक वर्ग है, प्रथम व्यंजन है, अघोष है, अल्प प्राण है, क्लियर बात, खत्म, खत्म हो गई वहीं पे बात। आपको बस ऐसे ही सारे अक्षरों का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पे देखोगे, हाँ भैया ये है, ये है, ये है, आप याद हो जाएगा आपको। और बता रहा हूं, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो आप एक काम करो, एक रफ उठाओ, पेंसिल उठाओ, रफ थोड़ी सी फेयर हो, अच्छी लगे, अच्छी हो, पेज उसके अच्छे हो। आप कुछ मत करो, याद कर लो। याद करने के बाद क्या करो, उस रफ पे जाओ, कॉलम खींचो, सारे अक्षर लिखो, उनके सारे लक्षण लिखो, फिर मिलाओ और मिला के चेक करो, जो गलत है उसको मिटाओ, फिर याद करो, फिर लिखो। आपको बताता हूं 2 से 3 बार करोगे, उसके बाद आप देखना, मैं दावा कर सकता हूं इस बात पे कि आपको याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा, क्योंकि आपने उतनी बार उस पर प्रैक्टिस कर ली ना। आप देखो, आप साइंस बहुत अच्छा जानते हो, चलो बड़ा ही अच्छा बात बोल देता हूं, बताता हूं आपको, आप साइंस बड़ा अच्छा जानते हो, आप ज्योग्राफी बहुत अच्छा जानते हो, कृषि एग्रीकल्चर में आपने एमए किया, एग्रीकल्चर में आपने एमए किया, यानी आप एमए एग्रीकल्चर से हो, ठीक है, कृषि विज्ञान से, एमएससी हो, एमए हो, जो भी, ठीक है। आप गए गांव, आपने जीवन में कभी खेती नहीं की, आप गांव गए, आपके पिताजी या फिर आपके चाचा जी जो कि 60 वर्ष के हैं, 60 वर्ष के ऊपर के हैं, वह पिछले 30 से 40 वर्ष से क्या कर रहे हैं, खेती ही कर रहे हैं केवल, और एक ही खेत पे काम कर रहे हैं। तो यह बताओ कि आप उनसे अच्छा अन्न उपजा सकते हो या फिर वो आपसे अच्छा अन्न उपजा सकते हैं। आप प्रैक्टिकली करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कोई भी जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, जिसके अंदर अनुभव होता है, वह
अपने क्षेत्र में ज्ञान न होने के बावजूद भी आपसे ज्यादा पारंगत होगा, आपसे ज्यादा पारंगत होगा, यह कंफर्म बता रहा हूं। एक आईआईटी किया हुआ बंदा टीवी ठीक नहीं कर सकता जल्दी, लेकिन वही अगर 20 साल से एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके चश्मे टूटे हुए हों, अगर वह भी बैठ के टीवी उसके पास पहुंच जाए ना, तो वह तुरंत ठीक करके दे देगा। तो वह चाचा ठीक है या फिर वो आईआईटी किया हुआ बच्चा ठीक है? ठीक तो दोनों अपनी अपनी क्षेत्र में हैं, लेकिन यहां पर बताने का तथ्य मेरा यह है कि अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है? अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखना इस पॉइंट को कि अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है, तो इसका अभ्यास करोगे टेबल का, तो यह एक तरीका मैंने बता दिया आपको टेबल बना के। अगर टेबल का आप अभ्यास डेली कर लोगे तो बिना देखे आप बता सकते हो कि क के अंदर क्या होता है, क के लक्षण क्या होते हैं, च के लक्षण क्या होते हैं। आपसे बीच में से कहीं भी किसी अक्षर का पूछा जाएगा, जो 52 अक्षर है, 52 अक्षरों के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। और हां, आज क्या है भैया? गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। कल हम लोग इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, और पहली सोमवारी भी आने वाली है, कल रविवार का दिन है, तो रविवार को मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि कल लगभग शाम के 4 बजे की मैं रखता हूं, रविवार को शाम के 4 बजे हम लोग क्या होंगे, लाइव रहूंगा, मैं लाइव में रहूंगा और आप लोगों को एक सरप्राइज गिफ्ट करूंगा पहली सोमवारी के उपलक्ष्य में और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। आप लोगों को पहला, हमारी तरफ से पहला सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि लाइव सेशन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके। और हां, लाइव में जुड़ोगे तो और भी चीजें आपको पता चलेंगे, इंटरेक्शन होगा हमारा, ताकि आपसे थोड़ा सा रूबरू हो पाऊंगा, तो पता चलेगा कि आपको पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी नहीं, वो सारी चीजें मैं उस दिन चर्चा करूंगा। तो 4 बजे का टाइम हम लोग रखेंगे रविवार के दिन, ठीक है, तो मिलेंगे। और आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन वैल्यूएबल लग रहा है, लाभदायक लग रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, जो कि आपके साथ तैयारी करने में लगे हुए हैं, उनके साथ क्या करिए, उनके साथ इस चैनल को शेयर करिए, उनसे बताइए कि अच्छी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको अच्छी चीजें मिल सकती हैं, तो सब्सक्राइब कराइए उनसे कह के। और चैनल को आपको ही आगे ले जाना है, और अगर चैनल आगे जाता है तो उसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, सीधी सी बात है। ठीक है, मेरा स्वार्थ बस यही है कि मैं एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहता हूं, और इसलिए आपको यहां पर फ्री में क्लासेस जो दे रहा हूं वह डेप्थ में मिल रही हैं, पहली बात तो। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूंगा कि आप लोग सेशन को बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और जल्द से जल्द हमें एक अचीवमेंट पे पहुंचाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।